नमस्कार साथियों। बिहार की राजनीति में या यूं कहे तो अभी देश भर में इस समय सबसे अधिक चर्चा जिस चुनाव की हो रही है वो है बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव। इस चुनाव में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है। साथियों, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य केवल यह जानना है कि बांकीपुर का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक महत्व क्या है, उपचुनाव क्या होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है, उपचुनाव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ इस परिणाम को किस नजरिए से देखते हैं, साथ ही साथ यूपीएससी और बीपीएससी के हिसाब से इससे प्री और मेंस में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। बांकीपुर के भौगोलिक एवं ऐतिहासिक महत्व की बात की जाए तो हम देखते हैं कि बांकीपुर का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक महत्व काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बांकीपुर विधानसभा पटना के बीचों बीच स्थित गंगा नदी के दक्षिण में बसा है। यह पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा भी है। साथ ही साथ यहाँ कई महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण गोलघर, जिसकी स्थापना 1786 ईस्वी में जॉन गास्टिन के द्वारा की गई। साथ ही साथ यहाँ पर खुदा बख्श लाइब्रेरी भी है, जिसकी स्थापना 1891 ईस्वी में खान बहादुर खुदा बख्श, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, खान बहादुर खुदा बख्श ने की थी। यहाँ पर स्थित है पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1917 ईस्वी में की गई। दोस्तों, इसके अलावा पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में की गई। हम देखते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका महत्व क्या है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका महत्व काफी व्यापक है। मौर्यकालीन क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा रहने के साथ साथ यह आधुनिक काल में 1912 में जब बिहार को बंगाल से अलग कर नया प्रांत बनाया गया, तब पटना प्रशासनिक राजधानी बना और बांकीपुर प्रशासन का मुख्य केंद्र बिंदु बना। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार राज्य की स्थापना 1912 में हुई थी और 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ और बिहार राज्य की स्थापना भी हम 22 मार्च को मनाते हैं। इस दृष्टिकोण से ये डेट काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार में पहला राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था और उसका डेट था दिसंबर 1912। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है साथियों, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर ने की थी। रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर, और इसके महाजन सचिव थे सचिदानंद जी थे। इसके अलावा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और जेबी कृपलानी के नाम काफी महत्वपूर्ण रहा। तो हम बात करते हैं कि उपचुनाव क्या होता है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि लोकसभा विधानसभा के सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन किसी कारणवश से किसी सांसद विधायक का सीट 5 साल पूर्व ही खाली हो जाए तो वहां पर उपचुनाव कराया जाता है। इसे ही बाई इलेक्शन कहते हैं। इसका अंग्रेजी में नाम है बाई इलेक्शन। अब दोस्तों, हम ये देखते हैं कि ये देखने के बाद कि उपचुनाव क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं ये किन किन परिस्थितियों में होता है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियां इस प्रकार है। किसी भी जनप्रतिनिधि का अगर निधन हो जाए यानी मृत्यु हो जाए, दूसरा कोई जनप्रतिनिधि अगर अपना पद से इस्तीफा दे दे, या तीसरा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत कोई भी जनप्रतिनिधि अयोग्य हो जाए या वहां पर चुनाव रद्द हो जाए। तो इस मुख्यतः 3 परिस्थितियों में ये उपचुनाव होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नितिन नवीन जी जो थे बांकीपुर के जो विधायक थे, किंतु उन्होंने जब देखे बीजेपी का जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो ये पद को इस्तीफा दे दिया। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं कि क्या ये हर खाली सीट पर उपचुनाव कराया जा सकता है। तो इसका उत्तर है कि नहीं, हर खाली सीट पर उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। इसके लिए कुछ नियम है। नियम क्या है कि अगर 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल उस सीट का, 1 साल से ज्यादा का समय बचा हो कार्यकाल में,
दूसरा, और उस 6 महीने के अंदर उस चुनाव को करा लिया जाएगा। ये चीज हमने देखा। फिर अब हम बात करते हैं कि क्या उपचुनाव जो होता है सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है, तो इस पर बात करते हैं नहीं, लेकिन कुछ लोग इसे पॉलिटिकल मूड इंडिकेटर कहते हैं कि जनता के दिमाग का रुझान कहते हैं कि जनता का रुझान किस तरफ है। साथ ही साथ कई राजनीतिक विशेषज्ञ इसे मिनी रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह भी कहते हैं, लेकिन ऐसा संविधान में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। जनमत संग्रह सिर्फ जो है वो राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा ये बात कही जाती है। अब हम कुछ बात करते हैं कि एक उपचुनाव पूरे राज्य का राजनीति तय नहीं करता है, किंतु राजनीतिक दिशा का संकेत अवश्य देता है। अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो प्री और मेंस के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला जो प्रश्न है कि उपचुनाव होता है जनप्रतिनिधि के, ऑप्शन नंबर ए निधन होने पर, ऑप्शन नंबर बी इस्तीफा देने पर, नंबर सी चुनाव रद्द या अयोग्यता होने पर, नंबर डी उपरोक्त सभी, नंबर ई केवल सी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके अलावा दूसरा प्रश्न अगर देखा जाए, ये प्रश्न नहीं है, एक तरह से इंफॉर्मेटिक हम बना दिए हैं कि प्रत्येक खाली सीट पर उपचुनाव होता है, तो इसका आंसर होगा 1 साल से अवधि ज्यादा बचे रहने पर ही उपचुनाव होता है। कुछ एक और इंफॉर्मेशन हम आपको दे दें, एक है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और दूसरा है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। ये दोनों में क्या अंतर है? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत मतदाता सूची को रखा जाता है, निर्वाचन क्षेत्र को रखा जाता है, जो अभी जो है आप परिसीमन का नाम सुन रहे हैं, डिलिमिटेशन, मतलब लिमिटेशन को क्या कर दिया गया, फिर से डी किया गया, डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन, फिर से आप अभी चर्चा में सुन रहे होंगे, डिलिमिटेशन। इसके बाद 1951 के अंतर्गत जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत क्या है? तो चुनाव है, उपचुनाव है, अयोग्यता किसी जनप्रतिनिधि का योग है कि अयोग नहीं है, ठीक है। चुनावी अपराध अगर देखना हो तो जनप्रतिनिधि 1951 के अंतर्गत आता है। मतलब इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 में क्या रखते हैं, 1951 में क्या रखते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है